तो शुरुआत करते हैं गुप्त काल की। भारत के प्राचीन इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय कहें या काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, मौर्यों के बाद तो गुप्त वंश। तो जनरली गुप्त वंश की जो जानकारी है हमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों आधार पर मिलती है, जिसमें अगर हम बात करें इसके स्रोतों की, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक, दो तरह के स्रोत जो इसके मिलते हैं। साहित्यिक स्रोत में पहले पुराण, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण है विष्णु पुराण, वायु पुराण तथा ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण पुराण या फिर ब्रह्मांड पुराण ये भी रखते हैं हम, ठीक है। तो जनरली पुराण को हम देखते हैं वायु, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड, ये तीन पुराण। इसके अलावा कालिदास की रचना, कालिदास की रचना, विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम और मुद्राक्षस, विशाख दत्त की रचना। इसके अलावा वात्स्यायन की कामसूत्रम और फाहियान की फूको की। जनरली जो ट्रैवलर थे फाहियान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में उन्होंने कदम रखा था और यहाँ पर काफ़ी समय तक उन्होंने अच्छे खासे दिन बिताए थे और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी ट्रैवल्स ऑफ फाहियान, ठीक है। जनरली फूको की भी कहा जाता है उस किताब को। तो इस तरीके से जो है साहित्यिक जानकारी। पुरातात्विक जानकारी में क्या है, तो पुरातात्विक जानकारी में जनरली मुहर, उसके अलावा अभिलेख, और उसके अलावा भवन अवशेष। मुहर में नालंदा है जहाँ से कुछ मुहरें मिली हैं, एरन से भी मिली हैं, उज्जैन से भी। अभिलेख में भित्री स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, ये सभी अभिलेख हैं और भी काफ़ी सारे हैं। कर्मदंडा है जो कुमारगुप्त का है। भवन अवशेष में जनरली हम बात करें तो इस समय के भवन अवशेष प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो हमें नालंदा में देखने को मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त शासकों के द्वारा ही करवाई गई थी, कुमारगुप्त के द्वारा, जिसे हम जनरली आगे देखेंगे। तो इस तरीके से जो है इनकी पुरातात्विक स्रोतों की जब हम बात करें तो इनके जो सिक्के हैं उससे भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके अलावा इनकी जो एक प्रतीक चिन्ह है वो है गरुड़, यानी भागवत को ये मानते थे, ठीक है। और इसमें एक शासक आएंगे आगे जाकर के जो परम भागवत उपाधि भी धारण करते हैं। इस समय की जो इनकी भाषा थी जनरली संस्कृत, राजकीय भाषा इनकी जो थी गुप्तों की वो थी संस्कृत। तो ये हैं स्रोत, गुप्त शासकों के इतिहास के बारे में जानने के स्रोत, या गुप्त काल के जो भी कहें इतिहास को जानने के स्रोत, पुरातात्विक और साहित्यिक, दो तरह के। अब हम देखते हैं इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें, जैसे उत्पत्ति एवं मूल स्थान इनका क्या होगा। उत्पत्ति और मूल स्थान को लेकर के भी इनके ऊपर भी काफ़ी सारे चर्चा अभी भी बने हुए हैं। कुछ विद्वान इनको शूद्र मानते हैं, कुछ विद्वान क्षत्रिय, कुछ वैश्य और कुछ इनको ब्राह्मण मानते हैं। तो जनरली हम बात करें विद्वान, मत और उनका आधार क्या है, तो सबसे पहले केपी जायसवाल। केपी जायसवाल के अनुसार जो ये लोग थे ये शूद्र थे। ये लोग कौन, यानी कि गुप्त जो थे ये शूद्र थे। इनका आधार क्या है, तो कौमुदी महोत्सव पुस्तक है, उसके आधार पर ये कहते हैं कि ये जो हैं शूद्र हैं। कौमुदी महोत्सव, यानी ये शूद्र मानते हैं इसको, गुप्तों को। दूसरा है एलन, ठीक है, एलन और एस अल्टेकर,
एस अल्तेकर साहब, जो कहते हैं कि ये जो है वैश्य हैं, यानी व्यापारी वर्ग। वैश्य किस आधार पर? तो गुप्त आधार पर। शब्द के आधार पर इसे वैश्य करार करते हैं। उसके बाद आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार का जो कहना है ये क्षत्रिय हैं। ये जो है क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कहने का इनका अर्थ क्या है? तत्रिकामंदक एक किताब है, तंत्रिकामंदक या तत्रिकामंदक। तत्रिकामंदक या तंत्रिकामंदक। और उसके बाद जो ब्राह्मणवाद को मानते हैं कि नहीं ये जो है ब्राह्मण है, तो हेमचंद्र राय। हेमचंद्र राय चौधरी, ये जो है इनको ब्राह्मण मानते हैं। ठीक है, ब्राह्मण इनको करार करते हैं कि ये जो थे ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण किस आधार पर? तो पूना ताम्रपत्र के आधार पर इनको ब्राह्मण घोषित करते हैं। पूना ताम्रपत्र की स्टडी करके इनको ब्राह्मण घोषित करते हैं। जनरली जो है ये इनके मत हैं कुछ इतिहासकारों के कि ये जो थे इनका उत्पत्ति कैसे हुआ। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यह जो है कुषाणों के समय में कभी सामंतवादी राजा के रूप में रहे होंगे, यानी कुषाणों के अधीन इन्होंने कभी न कभी कुछ न कुछ कार्य किया है। इसके बाद अगर इनकी बात की जाए मूल स्थान की, तो विद्वानों के बीच की जो सहमति है अब के समय में, वर्तमान में, सो अधिकांश सहमति इस बात को लेकर के हैं कि ये जो थे पूर्वी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने फिर यहाँ मगध में अपनी राज व्यवस्था की स्थापना की। फिर उज्जैन, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपना फैलाव किया और काफ़ी सारे जगहों को जीता, राज किया काफ़ी लंबे समय तक। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला शासक कौन है। कुछ अब प्रमुख शासकों की हम बात करें तो पहला शासक कौन आएगा इसमें? तो पहला शासक जिसको गुप्त वंश का संस्थापक भी कहा जाता है वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का जनरली समय है 275 से लेकर के 300 ईस्वी तक। प्रथम शासक, ये जो थे इस वंश के संस्थापक। जनरली इनका कुछ बड़ा योगदान नहीं है इतिहास में। इस वंश के संस्थापक और तथा महाराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक भी यही थे, यानी इनकी उपाधि जो थी महाराज। इसके बाद एक शासक आते हैं, जनरली उन्होंने भी कुछ इस तरीके से योगदान नहीं दिया भारतीय इतिहास में। घटोत्कच गुप्त, जो 300 से लेकर के पूरे 319 ईस्वी तक। ठीक है, गुप्त वंश का शासक बना रहा 300 से 319। जनरली इनके समय में जो बात थी तो इनके बारे में प्रभावती गुप्त का जो पूना ताम्रपत्र अभिलेख है, इसमें गुप्त राजवंश का सबसे पहला शासक यही है। यानी इनके बारे में चर्चा पूना ताम्रपत्र में, यानी पूना ताम्रपत्र में इनकी वंशावली जो है शुरुआत ही होती है घटोत्कच गुप्त से, लेकिन पहला शासक मतलब बताया गया है। उसके बाद जो है स्कंद गुप्त की सुपिया अभिलेख में गुप्तों की वंशावली जो है वो घटोत्कच से ही शुरू होती है। यानी पूना ताम्रपत्र में घटोत्कच गुप्त को पहला शासक बताया गया है, जबकि सुपिया अभिलेख में इनकी जो वंशावली है वो घटोत्कच गुप्त से ही शुरू की गई है। उसके बाद इसमें सबसे पहला प्रमुख शासक जो आता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। तो घटोत्कच गुप्त जो है 300 से लेकर 319 ईस्वी तक राज करते हैं। और उसके बाद जो पहले शासक आते हैं महत्वपूर्ण, वो है चंद्रगुप्त प्रथम।
इनका जो शासनकाल था 319 ईस्वी से लेकर के 334 ईस्वी तक। इनको गुप्त राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इनको जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण नहीं की, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज। इन्होंने जो है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से जो है शादी किया था। इन्होंने कुमार देवी, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, उससे इन्होंने विवाह किया था। गुप्त संवत की शुरुआत जो है इन्होंने की थी 320-319 के लगभग में। 319 से 320 ईस्वी के लगभग में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो ये था जनरली इनके बारे में। जनरली यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत जो है किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। दूसरा, वास्तविक संस्थापक गुप्त राजवंश का कौन माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। और तीसरा सवाल यहाँ से बनता है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसके बाद जो है एक प्रमुख शासक आता है जिसका हम काफ़ी ज़्यादा नाम सुनते हैं, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जनरली 334 से लेकर के 375 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ईस्वी तक जो है इन्होंने भारत पर शासन किया, या गुप्त की राजगद्दी पर, जो भी कहे। तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को जो है उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, और समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम है चंद्रप्रकाश। ठीक है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति जो है, हरिसेन इनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में जो है इसकी चर्चा चौथे श्लोक में की गई है कि जो इनके पिता हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने चंद्रप्रकाश को या फिर समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी माना है और उसे ही अगला राजा घोषित किया है। इस तरीके से उनके बारे में चर्चा है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के समय जो है सिक्के जो चलते थे, उस समय एक कांच नामक शासक का भी सिक्का मिला है। तो कांच के बारे में कहा जाता है कि ये जो थे समुद्रगुप्त से पहले होंगे। ठीक है, तो या फिर जनरली इन्हीं के समय में रहे होंगे, वो भी गुप्त काल में ही। तो कांच के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें मिलती नहीं है, कुछ जानकारी मिलती है कांच के बारे में, तो वो है सिक्कों से। कांच या फिर कांच, इनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है हमें सिक्कों के माध्यम से मिलती है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इनके बारे में जो है सिक्के से जानकारी मिलती है। और इनकी जो उपाधि है वह सर्व राज्योच्छेदता, इनके सिक्कों पर पृष्ठ भाग में एक उपाधि अंकित है, सर्व राज्योच्छेदता। ये जो थी इनकी उपाधि थी। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त अपनी विजय नीति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए, और प्रसिद्ध होने के कारण इनको समरसता यानी 100 क्षेत्रों का विजेता कहा गया। समरसता कहा गया, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। समुद्रगुप्त अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो भी मतलब इनके बारे में इतिहासकार बताते हैं, जो भी एविडेंस मिलते हैं, उसके आधार पर यही कहा जाता है कि ये अपनी लाइफ में कभी भी किसी युद्ध को हारे नहीं थे। और यही कारण है कि एक विद्वान है V.A. स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, उन्होंने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। तो जनरली यह सवाल पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन जो है किस शासक को कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को जीता था और उत्तरापथ के 19 है। दक्षिणापथ
उत्तरापथ, यहाँ 12 और यहाँ 9। यहाँ पर जो है दक्षिणापथ में 12 और उत्तरापथ में उन्होंने 9 शासकों को जीता था। इनके समकालीन कुषाण शासक एक जो थे वो पेशावर पर राज करते थे और उनका नाम था केदार। केदार कुषाण शासक कहाँ राज कर रहे थे? तो पेशावर में। यानी कुषाणों की सत्ता इस समय गुप्तों के समय में थी, हल्की फुल्की, क्योंकि इनकी क्षेत्र जो है पहले काफ़ी ब्रॉड था, बड़ा सा क्षेत्र, और वो धीरे धीरे सिमट कर छोटा हो गया। तो पेशावर तक ही, पेशावर में इनकी जो राज थी, और केदार नामक शासक था, कुषाण शासक। इसके बाद जो है सिन्हल जो है उस समय श्रीलंका क्षेत्र को कहा जाता था, वहाँ के एक शासक थे मेघवर्मन। तो मेघवर्मन ने ही समुद्रगुप्त के दरबार में अपने राजदूत को भेजा था और इनसे जो है आज्ञा मांगी थी कि मैं बोध गया में, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वहाँ एक बौद्ध विहार बनवाना चाहता हूँ, वहाँ एक बौद्ध मंदिर का स्थापना करवाना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप करवाइए, मतलब इनसे आज्ञा लेनी चाहिए। तो इन्होंने आज्ञा दी और फिर वहाँ पर बौद्ध मंदिर और बौद्ध मठ का निर्माण हुआ। ये कहाँ के शासक थे? मेघवर्मन। तो मेघवर्मन जो शासक थे ये थे सिन्हल, यानी श्रीलंका के। गुप्त वंश में जो भी शासक हैं उनमें सबसे पहले स्वमेघ यज्ञ का अगर किसी ने आयोजन किया था तो वो थे समुद्रगुप्त ही। इसके बारे में कहाँ से चर्चा मिलती है? तो इनके अभिलेखों से, दूसरा इनके सिक्कों से, अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों से। तीसरी चीज़, ये जो थे कविराज कहलाएं। कविराज कहलाने का अर्थ यानी कवि जो भी कविता होते हैं उनके रचयिता। दूसरा चीज़, ये बीना वादक भी थे, यानी संगीत प्रेमी भी। और इनके जो सिक्के हैं वो बीना बजाते हुए भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी बीना वादक प्रकार के सिक्के। इन्हीं के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो एक सवाल यह भी बनता है कि बीना वादक किसे कहा जाता है, या समुद्रगुप्त को किस नाम से? भी तो बीना वादक के नाम से या कविराज के नाम से समरसता तो जनरली पूछता नहीं है। उसके अलावा हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इस तरीके से इनके बारे में जो है इतिहास में हमें जानकारी देखने को मिलती है। एरन अभिलेख एक है। तो एरन अभिलेख से समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी का बारे में वर्णन मिलता है। इनकी जितनी भी पत्नी रही हो, लेकिन एरन अभिलेख में जो है दत्ता देवी के बारे में वर्णन मिलता है। दत्ता देवी इनकी पत्नी थी और समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के ही पुत्र थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। उनकी और भी उपाधियाँ थी। तो दत्ता देवी और समुद्रगुप्त के ही वो पुत्र थे। समुद्रगुप्त के समय में जो है गुप्त काल में, गुप्त राजवंश में कुछ प्रमुख अधिकारी थे, जिनसे हम 4 को देखते हैं और यही जनरली 4 जो हैं पूछे भी जाते हैं। तो प्रमुख अधिकारी जो सबसे पहले थे संधि विग्राहक। संधि विग्राहक जो थे संधि विग्राहक, ये जो थे युद्ध एवं संधि के मंत्री, यानी युद्ध और संधि हेतु इनके से चर्चा की जाती थी। उसके बाद दूसरे जो है महादंडनायक। महादंडनायक जो थे वो पुलिस विभाग के प्रधान होते थे। ये पुलिस विभाग के प्रधान होते थे तथा फौजदारी न्यायालय जो है इन्हीं के अंतर्गत थी। कुछ साहित्यिक स्रोतों से चर्चा मिलती है कि संघी विग्राहक और महादंडनायक जो समुद्रगुप्त के समय में इन दोनों का कार्यभार जो संभाल रहा था उसका नाम है हरिसेन। हरिसेन के ही अंडर में ये दोनों कार्य भी सौंपे गए थे। इसके अलावा कुमारामात्य जो जिले का प्रशासनिक अधिकारी, यानी आज के समय में एक आईएएस को हम कह सकते हैं, जिले का प्रशासनिक अधिकारी। और चौथा है खाद्यपाकिक, जो राजकीय भोज या भोजनालय जो भी कहें उसका देखभाल करता या उसका प्रधान, खाद्यपाकिक।
राजकीय भोजनालय का प्रधान अधिकारी था। इसके बाद जो है एक शासक आते हैं रामगुप्त। तो जनरली रामगुप्त का समय बहुत ही छोटा रहा, क्योंकि 375 में इनकी सत्ता खत्म होती है और 375 में ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आ जाते हैं। और इसी गैप के बीच में समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के आने के गैप के बीच में रामगुप्त आते हैं। तो रामगुप्त जो थे वो अपने ना तो पिताजी की तरह निकल पाए और ना ही अपने दादाजी की तरह और ना ही अपने आगे के किसी इंसान की तरह हो पाए, गुप्त शासकों की तरह नहीं हो पाए। कारण क्या था कि रामगुप्त के समय में शक का जो है आक्रमण हो जाता है। रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण होता है और एक संधि होती है। उस संधि की अगर हम बात करें तो काफ़ी दुखदाई, गुप्तों के लिए लज्जा वाली, चाहे जो भी कहें, एक नीच स्थिति बतलाई जा सकती है। उस संधि में होता क्या है कि इनके साथ संधि करके और शक राजा जो है इनकी पत्नी ध्रुव देवी या फिर ध्रुव स्वामिनी, दोनों नाम आता है, उसकी मांग करता है। और रामगुप्त ठहरे कमज़ोर, इन्होंने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया, यानी अपनी पत्नी को शक राजा को सौंपने के लिए ये तैयार हो गए। और यह बात जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जो भी कहें उनको पता चली। उन्होंने छद्म वेश जो है धारण किया। छद्म वेश कहने का मतलब कि कुछ जगहों पर मिलता है वर्णन कि ये जो हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक सैनिक का वेश धारण कर लेते हैं, कुछ जगहों पर मिलता है कि एक औरत का वेश धारण करते हैं। और औरत का वेश धारण करके ही ये जो है शक राजा के पास जाते हैं। शक शासक को लगता है ध्रुव स्वामिनी है या ध्रुव देवी, और शक शासक जैसे ही इनके पास आता है ये उसकी हत्या कर देते हैं। दूसरा, रामगुप्त को भी देखते हैं ये कि यह सत्ता को संभाल नहीं सकते हैं, यह हारे और हार के बाद इतनी गंदी संधि करके आए हैं, तो इस वजह से इन्होंने अपने शासक रामगुप्त को भी हत्या कर दी। रामगुप्त को भी इन्होंने मार दिया और खुद गुप्त वंश की राजगद्दी पर या गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर आसीन हुए। और ध्रुव स्वामिनी जो थी उनसे इन्होंने विवाह कर लिया। तो जनरली कहा जाता है कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये दोनों बड़े छोटे भाई थे, छोटे बड़े बड़े छोटे जो भी कहें, तो भाई थे। और इन्होंने फिर ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। तो रामगुप्त के इतिहास जो भी मिलती है, तो रामगुप्त के बारे में जो भी इतिहास का पुनर्निर्माण कहा जाए तो राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने ही इनके बारे में पहली बार लिखना शुरू किया था कि रामगुप्त नामक शासक भी है। इसका आधार क्या उन्होंने लिया था? तो सबसे पहला सिक्का यानी मुद्रा, दूसरा साहित्यिक स्रोत, कुछ वंशावली, इन गुप्तों की जो वंशावली है 2-3 जगह पर अलग अलग तरीके से मिले हैं, तो वंशावली से भी एक क्रॉस चेक करके 3 चीज़ों को इन्होंने आधार माना था और उसी आधार पर रामगुप्त के इतिहास की इन्होंने पुनर्निर्माण की, आर.डी. बनर्जी ने। उसके बाद जो है साक्ष्यों से, तो मैंने बताया है कि शक शासकों से जो है इनकी युद्ध होती है। रामगुप्त के बारे में जो साहित्यिक स्रोत हैं, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम से जानकारी मिलती है। उसके अलावा बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में भी इस कथा का वर्णन है, शक शासक और रामगुप्त के युद्ध का। हर्षचरित्र या फिर हर्षचरित जो भी कहें। उसके अलावा संजन का लेख, सांगली लेख, मालवा का ताम्र मुद्रा जो भी मालवा से मिले हैं उन सब से इनके बारे में जानकारी मिलती है। और फिर सत्ता पर आसीन होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर यूं कहें कि विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड, प्राचीन भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य नाम से तकरीबन 13 शासक हुए हैं जिनकी पहचान हुई है अब तक। और विक्रमादित्य वो शासक धारण करते थे उपाधि जो काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी थे। तो गुप्त वंश में सबसे शक्तिशाली
सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई शासक रहा तो चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य। इनके समय में गुप्त काल जो है साहित्य में, विज्ञान में, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचा। ठीक है, इनके दरबार में 9 रत्न थे जो अलग अलग क्षेत्रों से थे। जनरली हम उन्हें 9 रत्न को भी देखेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के पुत्र थे। इनका जो समय काल रहा, इनका समय काल 375 से 415 ईस्वी तक रहा। ईस्वी इनका समय काल रहा। गुप्त वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासक कहलाए ये। इसके बाद इन्होंने जो है राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को भी बनाई, यानी इनकी 2 राजधानी हुई, पाटलिपुत्र तथा उज्जैन। ये दोनों जो है इनकी राजधानी हुई, पाटलिपुत्र और उज्जैन। राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास इनके समय में काफ़ी ज़्यादा हुआ। उसके बाद जो है अभिलेखों के अनुसार इनके कुछ उपाधियाँ जो मिलते हैं वो देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, ठीक है, विक्रमांक या विक्रमादित्य, इस तरीके से जो है इनके बारे में चर्चा मिलती है। ये सब इनके उल्लेख है। इनके समय में तत्कालीन अगर राजवंश की बात करें तो नागवंश, वकाटक तथा कदम्ब, नागवंश, वकाटक और कदम्ब, ये तीनों जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में राज कर रहे थे जो इनके समकालीन थे। इन्होंने जो है इन लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मैत्रीपूर्ण भावना रखी ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो क्षेत्र को लेकर। इन्होंने नागवंश की राजकुमारी जो थी कुबेर नाग, कुबेर नाग से इन्होंने विवाह कर लिया। ठीक है, कुबेर नाग और चंद्रगुप्त द्वितीय की विवाह हो जाती है और इन दोनों से जो पुत्री उत्पन्न होती है उसका नाम था प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त की जो है शादी वकाटक राजवंश में हो जाती है और उस शासक का नाम है, वकाटक का जो शासक था उस समय रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन सेकंड से जो है इनकी शादी हो जाती है। पूना ताम्रपत्र अभिलेख, यह प्रभावती गुप्त की है। पूना ताम्रपत्र अभिलेख जो है प्रभावती गुप्त की है। एक आता है मेहरौली लौह स्तंभ। तो मेहरौली लौह स्तंभ भी जो है चंद्रगुप्त सेकंड का है, जिसमें चंद्रगुप्त का नाम सिर्फ और सिर्फ एकदम शॉर्ट फॉर्म में राजा चंद्र के नाम से मिलता है, चंद्र, मेहरौली लौह स्तंभ में। ठीक है, फाहियान जो एक चीनी यात्री था वह इन्हीं के समय में भारत आया और भारत में काफ़ी समय तक उसने घूमा फिरा। अपने किताब में भारत के बारे में उसने काफ़ी ज़्यादा चर्चा की। यहाँ की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी, कला स्थिति क्या थी, ये सभी चीज़ों को लेकर के उसने काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा किया है। फाहियान जनरली अगर किसी क्षेत्र में घूमा था तो संकीसा, प्रमुख क्षेत्रों को अगर हम देखें तो संकीसा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, संकीसा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, रामग्राम, वैशाली, इन सब क्षेत्रों की उसने यात्रा की थी, यानी यहाँ पर जो है वो पहुँचा था इन सब क्षेत्रों में, और इन सब क्षेत्रों की जो है उसने काफ़ी अच्छे तरीके से वर्णन किया है। फाहियान जब भारत आया था, यह सवाल पूछा जाता है फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहियान भारत आया था तो यह इसका भारत आने का जो मार्ग था वो था भूमि यानी स्थल मार्ग, पर यह लौटा जल मार्ग के द्वारा। ठीक है, यह स्थल मार्ग से आया और यह जल मार्ग के द्वारा लौटा। तो जनरली कुछ जो सवाल पूछे जाते हैं कि फाहियान जो है भारत कब आया था,
तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम जो है जनरली फूको की जनरली अगर हम बात करें इसकी पुस्तक की तो फूको की, या फिर एक कहा जाता है ट्रेवल्स ऑफ फाहियान, ट्रेवल्स ऑफ फाहियान इसकी किताब के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है नवरत्न, भारत में हम अगर देखें तो सबसे पहले नवरत्न, तो नवरत्न यानी 9 रत्नी जो अलग अलग क्षेत्र से हो, तो वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबार में थे नवरत्न। और उसके बाद जो है मिडाइवल पीरियड में देखें तो अकबर के दरबार में, और फिर अष्टप्रधान का भी एक आता है जो मराठा साम्राज्य में हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम साउथ एरिया में बढ़ते तो कुछ राजाओं ने भी विद्वानों को संरक्षण दिया अच्छे खासे तौर पर, वहाँ अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, ये सब कॉन्सेप्ट जो है जनरली आगे मिलता है। लेकिन प्राचीन भारत में नवरत्न की अगर कल्पना थी तो वह विक्रमादित्य के ही दरबार में। तो जनरली नवरत्न थे कौन कौन? तो सबसे पहला कालिदास, कालिदास कौन थे? तो कालिदास जो थे यह महाकवि थे, इसी वजह से इनको महाकवि कालिदास भी कहा जाता है। इसके बाद धन्वंतरी कौन थे? तो चिकित्सक थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। वराह मिहिर जो थे वह थे खगोल विज्ञानी। यह खगोल विज्ञान के बहुत बड़े जानकार थे। इसके बाद अमर सिंह, इनकी एक पुस्तक है अमरकोश, जनरली यह शब्दकोश के रचनाकार हैं अमर सिंह। उसके बाद शंकु, ये थे वास्तुकार। शंकु के बाद छनपक या छपनक, जो भी नाम, कुछ जगहों पर छपनक और कुछ जगहों पर छनपक नाम आता है। तो छपनक कौन थे? तो छपनक जो थे ज्योतिष विद्या के बहुत बड़े जानकार थे, यानी यह ज्योतिषी थे। इसके बाद बेताल भट्ट, यह जो है जादूगर थे। बेताल भट्ट के बाद जो है वरुरुचि, तो वरुरुचि कौन थे? तो वरुरुचि जो थे यह व्याकरणज्ञ। इसके बाद एक और बच गया ना, हाँ, घटकपर। घटकपर सबसे आखिरी जो कूटनीतिज्ञ थे, और कहा जाता है कि गुप्त काल में अगर कोई सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था कभी भी तो वह 9 रत्नों में ही रहा, और वो था घटकपर। तो जनरली यह 9 रत्न, अगर 9 के बारे में देखा जाए तो 9 अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके थे, अलग अलग क्षेत्रों से ये बिलोंग करते थे। तो ये थे जनरली। एक सवाल आता है कि कालिदास जो है, या फिर भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कालिदास की जो रचना है उनसे सवाल पूछी जाती है। तो कालिदास की अगर हम रचना देखें
कालिदास कृत। तो सबसे पहला मालविका अग्निमित्रम, इसमें अग्निमित्र और मालविका ये दो जेंट्स और लेडीज की प्रेम कथा है। अग्निमित्र जो है सुंगवंश का शासक था और मालविका जो है उस समय की आई थिंक गणिका थी या नौकरानी थी, इस तरीके से कुछ चर्चाएं मिलती हैं। तो इन दोनों की प्रेम कहानी है। उसके बाद जो है विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, उसके बाद मेघदूतम और ऋतु संहारम। मेघदूत और ऋतु संहार, ये जो है इनकी रचना है।